हेलो फ्रेंड्स, एसके स्टडी रिसोर्सेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। जनरल साइंस के 10,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की इस सीरीज में हम लोग भौतिकी यानी फिजिक्स से संबंधित कुछ टॉप प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। जो लोग भी पिछले एपिसोड्स में दिए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को मिस कर गए हैं, वे जल्दी से जल्दी उन्हें देख लें ताकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपसे कोई प्रश्न छूट न जाए। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती? स्पीडोमीटर, दिशा में बदलाव, गति वर्धन में बदलाव। सही उत्तर होगा स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर तो स्पीड दिखाता है किसी भी गाड़ी का, इस पर उसकी गति गाड़ी के बिल्कुल निर्भर नहीं करेगी। गतिवर्धन को एक्सेलरेशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट एक्सचेंजर प्रवाह का एक प्रकार नहीं है। प्रति प्रवाह, काउंटर प्रवाह, समानांतर प्रवाह, क्रमिक प्रवाह। हीट एक्सचेंजर में सामान्यतः 3 प्रकार के प्रवाह होते हैं। प्रति प्रवाह यानी क्रॉस फ्लो, और इसमें गर्म और ठंडे द्रव फ्लूइड्स का प्रवाह एक दूसरे के लंबवत होता है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन में एक फ्लो इधर से जा रहा है तो एक इधर से, एक दूसरे के लंबवत हो रहा है। जैसे उदाहरण होता है कार का रेडिएटर। काउंटर फ्लो में क्या होता है, काउंटर प्रवाह जिसको बोलते हैं, इसमें दोनों द्रव विपरीत दिशा में चलते हैं। यह सबसे प्रभावी प्रकार माना जाता है क्योंकि इसमें अधिकतम तापांतरण यानी हीट ट्रांसफर होता है। ये वाला जो है काउंटर प्रवाह। तीसरा है समानांतर यानी पैरेलल फ्लो। इसमें दोनों द्रव एक ही दिशा में चलते हैं, जैसे ये वाला। लेकिन काउंटर प्रवाह जितना प्रभावी नहीं होता, इसमें भी हीट ट्रांसफर होता है, लेकिन इसके जितना, जो काउंटर में दोनों एक दूसरे को अपोजिट जब जा रहे हैं, उतना इसमें, इस वाले में नहीं होता, समानांतर वाले में। क्रमिक प्रवाह, सीक्वेंशियल फ्लो, यह वास्तव में हीट एक्सचेंजर प्रवाह का प्रकार नहीं है। तो ये जो है ये रॉन्ग है। तो सही उत्तर होगा क्रमिक प्रवाह। रिक्त स्थान ऊष्मा ट्रांसफर का एक प्रकार नहीं है। प्रसार, प्रतिबिंब, संवहन, विकिरण। प्रसार क्या होता है, कंडक्शन, यानी भौतिक संपर्क में रहने वाले वस्तुओं के बीच ऊर्जा का स्थानांतरण। जैसे आप ये वाला देख सकते हैं, इसको किसी गैस स्टोव पे इसको जब रखेंगे तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर इसमें ये हीट होता है, फिर यहाँ से हीट होने के बाद ये हैंडल भी उसका हीट हो जाता है। तो इसे डायरेक्ट संपर्क में है इस यूटेंसिल के, तो इससे ये गर्म हो रहा है, इसमें ऊर्जा का जो स्थानांतरण हो रहा है, इसको कंडक्शन बोलते हैं। प्रतिबिंब ये प्रकाश से संबंधित है। और संवहन, जिसको कन्वेक्शन बोला जाता है, संवहन द्रव या गैस में होता है, और इसमें इनके अणुओं के समग्र स्थानांतरण द्वारा ऊष्मा का लेन देन होता है। और रेडिएशन जो होता है, सूर्य द्वारा पृथ्वी का गर्म होना, ये रेडिएशन के एग्जाम्पल है। विकिरण जो होता है, रेडिएशन, ये बिना माध्यम में भी होता है। संवहन जो होता है द्रव या गैस में होता है, और प्रसार ठोस में होता है। तो सही उत्तर जो है प्रतिबिंब है, क्योंकि ये ऊष्मा का ट्रांसफर का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम, स्टेथोस्कोप, लिपिड प्रोफाइल। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को ईसीजी बोलते हैं। आप लोग सुने भी होंगे, कभी हॉस्पिटल गए हो तो कई बार ये चेक वगैरह कराया जाता है। तो ईसीजी जो हार्ट से संबंधित तो है, इसमें हृदय की विद्युत गतिविधि को देखा जाता है। इकोकार्डियोग्राम यानी इसको इको टेस्ट भी बोला जाता है। तो ये भी हृदय से संबंधित है, और इसमें जो है हृदय की अल्ट्रासाउंड तस्वीर बनाई जाती है, यानी अल्ट्रासाउंड तरंगों का उपयोग करके हृदय की एक वीडियो बनाई जाती है, चलती फिरती तस्वीर बनाई जाती है। स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर गले में लटकाकर रखे रहते हैं, वो इससे हृदय और फेफड़ों की आवाज सुनने का प्रयोग करते हैं। और लिपिड प्रोफाइल जो है रक्त में वसा, कोलेस्ट्रॉल की जांच के लिए होता है। तो इसमें सही उत्तर जो होगा इकोकार्डियोग्राम होगा, क्योंकि ये सबसे अधिक उपयुक्त तरीका है हृदय के कार्य को बताने का। इकोकार्डियोग्राम अधिक नजदीकी से किससे संबंधित है? डॉपलर इफेक्ट, जीमन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, चुंबकीय इफेक्ट। सही उत्तर है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, इसमें
ध्वनि तरंग जब कहीं से परावर्तित होती है, रिफ्लेक्ट होती हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन होता है, इसी को डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। इसी का प्रयोग करके रक्त प्रवाह और हृदय की गति का अध्ययन किया जाता है। इकोकार्डियोग्राम एक मशीन होता है जिसके द्वारा। और जो बाकी विकल्प हैं जैसे जीमन इफेक्ट, और यह चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रल रेखाओं के विभाजन से संबंधित है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यह प्रकाश द्वारा धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन से संबंधित है। और लास्ट ऑप्शन जो है चुंबकीय इफेक्ट, यह चुंबकत्व से संबंधित घटनाओं के अध्ययन से जुड़ा है, न कि ध्वनि तरंगों से। तो सही उत्तर डॉपलर इफेक्ट होगा। निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेडविक इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स। सही उत्तर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हिंदी में अपवर्तक सूचकांक कहा जाता है। ये निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति, इसका अनुपात होता है, रेशियो। तो इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। ब्लू रे डिस्क एक डैश है। वाद्य यंत्र, मेडिकल उपकरण, डाटा संग्रह प्रणाली, इनमें से कोई नहीं है। तो बहुत ही आसान सवाल है, इसका सही उत्तर है सी, डेटा संग्रह प्रणाली। निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? बॉयल्स का नियम, जूल का नियम, एवोगैड्रो का नियम, चार्ल्स का नियम। बॉयल्स के नियम में क्या होता है? यह गैस के दाब और आयतन के बीच संबंध बताता है। यानी कि ये वाला पार्ट जो है, P फॉर प्रेशर और V फॉर वॉल्यूम। तो ये एक रिलेशन इन्होंने बॉयल ने दिया था, ये गैस के नियम से संबंधित है। जूल का नियम क्या है? किसी परिपथ में प्रतिरोध द्वारा विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन, इसका एक सूत्र होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये विद्युत ऊर्जा से संबंधित है, ना कि गैस ऊर्जा से संबंधित है, जूल का नियम। एवोगैड्रो का नियम है, इसमें कहता है कि समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो ये एवोगाड्रो का नियम है। चार्ल्स का नियम कहता है कि स्थिर दाब पर उसका जो आयतन होता है उसके तापमान के प्रोपोर्शनेट होता है। तो ये वाला एवोगाड्रो का नियम और ये तीनों जो है गैस के नियम से संबंधित है, लेकिन ये जो है जूल का नियम जो है ये विद्युत से संबंधित है। तो सही ऑप्शन होगा बी। निम्नलिखित में से पूर्ण वैध संचार चैनल यानी फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं का एक उदाहरण कौन सा है? रेडियो प्रसारण, टेलीविजन प्रसारण, वॉकी टॉकी, टेलीफोन की बातचीत। फुल डुप्लेक्स मतलब डुप्लेक्स से ये आप समझ लीजिए कि डबल, यानी दोनों तरफ से जो बातचीत हो सके। यहाँ पे इसे आप याद रख सकते हैं। तो रेडियो पे तो वन वे होता है, टेलीविजन पे भी वन वे होता है, वॉकी टॉकी पे दोनों तरफ से होता है लेकिन एक ही साथ नहीं होता है। टेलीफोन पे एक ही साथ हो सकता है, दोनों तरफ से भी हो सकता है। तो सही उत्तर जो है पूर्ण रूप से वैध संचार जो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होते हैं वो टेलीफोन की बातचीत है। पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होता है। गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन घनीभूत, प्लाज्मा घनीभूत। यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा, ये बोल रहा है ठंडा करके। ठंडा तो घनीभूत यानी इसको बोलते हैं कंडेंसेट। तो ये वर्ड आप इससे रिलेट कर सकते हैं, घनीभूत इसमें भी है। वैसे आपको ये जानना चाहिए कि पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं मॉडर्न साइंस में मानी जाती हैं, और जिसमें से ठोस, द्रव, गैस, ये तो आप जानते हैं। इनके अलावा चौथी स्टेट होती है प्लाज्मा, और जिसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बोला जाता है। और फिफ्थ स्टेट होता है बोस आइंस्टीन घनीभूत, यानी कि बोस्ट आइंस्टीन कंडेंसेट जिसको बोलते हैं। ये इसको जो है भारत के भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस, एस एन बोस, और जर्मनी के अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1920 के दशक में सिद्धांत दिया था ये। और ये जो है जो कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होता है। तो ये फिफ्थ स्टेट है, बीईसी जिसको बोलते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? यह उच्च तापमान पर बनने वाली अवस्था है गैस का, ये जिसको आयनित रूप भी बोला जाता है। इसमें जैसे प्रतिदीप्त ट्यूब, नियोन लाइट जैसे होता है, सूर्य, स्टार, वेल्डिंग आर्क, ये सब जो है प्लाज्मा के एग्जाम्पल हैं। तो सही उत्तर जो है सी है। माइक्रोवेव ओवन में धातु के बर्तन की जगह चीनी मिट्टी के बर्तन का उपयोग
करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन है चार्ज धातु की सतह पर जमा हो सकते हैं और एक झटका लगने का खतरा रहता है। ये एक ऑप्शन हो सकता है। चीनी मीटर के बर्तन ऊष्मा के बेहतर कंडक्टर होते हैं और इसलिए भोजन जल्दी से पक जाता है। धातु के बर्तन को रासायनिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है, जो भोजन खराब होने का कारण बन सकता है। चीनी मिट्टी के बर्तन धातु के कंटेनर की तुलना में सस्ते होते हैं। तो सही उत्तर होगा ए। प्रकाश एक साल में किलोमीटर यात्रा कर सकता है। 5 बिलियन, 10 बिलियन, 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन। सही उत्तर है 10 ट्रिलियन। इसको यदि याद नहीं भी रहे तो ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। बिलियन ट्रिलियन का मीनिंग भी आपको जानना चाहिए। तो प्रकाश की चाल बहुत लोग जानते होंगे कि ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है और एक साल में बोला जा रहा है। तो एक साल में कितने सेकेंड्स होंगे वो निकाल लेंगे। 365 डेज, 365 डेज में 24 घंटे, 24 घंटे में एक घंटे में 60 मिनट, 60 एक मिनट में 60 सेकेंड। तो ये टोटल हो गया सेकेंड्स और ये हो गया उसकी चाल। इसको मल्टीप्लाई करने पे गुण ये आता है 9.4 इंटू 10 टू पावर 12 किलोमीटर। अब ये वाला जो मैंने हाईलाइट करके ये सब बता रखा है 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 9, 10 टू पावर 12, ये याद रखना काफी हेल्पफुल होता है कि 10 टू पावर 12 जो आ रहा है ये, इसको ट्रिलियन बोला जाता है। तो इसको यदि एक ट्रिलियन हो गया तो ये लगभग 9.4, ये लगभग 10 के इक्विवेलेंट है। तो इसीलिए सही उत्तर होगा 10 ट्रिलियन। बाकी ये आप याद रख लीजिए कि 10 टू पावर 6 जब होगा, 10 के ऊपर 6 रहेगा तो इसको 1 मिलियन बोला जाता है, नहीं 10 लाख बोला जाता है। और 10 के पावर 9 रहेगा तो इसको 1 बिलियन बोला जाता है। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा भी नेक्स्ट लेवल पे भी आपको जानकर रखना चाहिए कि 10 टू पावर जब 15 होगा तो उसको क्वाड्रिलियन बोला जाता है और 10 टू पावर 12 रहेगा तो इसको ट्रिलियन बोला जाता है और इसे ही हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? वजन, तापमान, वेग, लंबाई। वेक्टर राशि क्या होता है? ये ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण यानी क्वांटिटी और दिशा, डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है। इसको सदिश राशि कहते हैं। और जिन भौतिक राशियों को दिशा की जरूरत नहीं होती, सिर्फ परिमाण की जरूरत होती है, जैसे वजन, इसमें कोई किस डायरेक्शन में वजन है इससे मतलब नहीं है। तापमान, ये सिर्फ इसके डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ परिमाण से मतलब है। वेग, वेग का मतलब होता है कि विस्थापन किधर हो रहा है, चाल किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, कितना हो रहा है और किस डायरेक्शन में हो रहा है। लंबाई भी मापने में इसमें ये जो है अदिश राशि, सदिश नहीं है। तो सही उत्तर है वेग। सूर्य के फोटोस्फीयर में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, सोलर फ्लेयर्स, सूर्य का धब्बा, सोलर विंड। सही उत्तर है बी, सोलर फ्लेयर्स। प्रथम दो शब्दों के मध्य संबंध के आधार पर अनुपस्थित शब्द ज्ञात करें। टेम्परेचर, थर्मोमीटर, सोलर रेडिएशन, डैश। एनोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मोपाइल, पायरोनोमीटर, स्फैग्मैनोमीटर। सही उत्तर होगा इसका थर्मोपाइल पायरानोमीटर। इसको ये समझने की जरूरत है कि ये क्या दिया है। टेम्परेचर का थर्मोमीटर में क्या रिलेशन है? थर्मोमीटर से टेम्परेचर मापते हैं, तो सोलर रेडिएशन को किससे मापते हैं ये देख बताना होगा। एनोमीटर क्या होता है? ये हवा की गति और दिशा मापने के लिए यूज किया जाता है। और ये जैसे पिक्चर में दिखाया गया है। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। थर्मोपाइल पायरोनोमीटर जो है ये टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो सही उत्तर ये होगा। स्फेग्मो मैनोमीटर जो होता है ये रक्तचाप मापने के लिए यूज किया जाता है। ये देखते होंगे हॉस्पिटल वगैरह में, इसको रक्तचाप मापी यंत्र है। और तो सही उत्तर जो होगा सी होगा। 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज घट जाएगा, बढ़ जाएगा, समान रहेगा, शून्य हो जाएगा। रेसिस्टेंस दिया है आपका 5 ओम और इसमें धारा यानी करंट को बढ़ा जा रहा है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वोल्टेज V इक्वल टू आई आर, यानी कि वोल्टेज का रिलेशन करंट और रेसिस्टेंस से क्या संबंध होता है। तो इसमें बढ़ा क्या रहे हैं आप? धारा बढ़ा रहे हैं, यानी कि इसको आप बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वोल्टेज का क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा।
तो सही उत्तर होगा कि बढ़ जाएगा, क्योंकि V जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस उतना ही रखना है, तो जैसे जैसे धारा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा। तो सही उत्तर बी होगा। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय, गुरुत्वीय, अभिलंब। सही उत्तर है अभिकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय बल वह बल है जो किसी पिंड को घुमावदार पथ पर चलने पर मजबूर करता है। अपकेंद्रीय बल क्या होता है? ये जड़त्वीय बल है। इसकी दिशा अपकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। जैसे वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो सही उत्तर इसका बी होगा। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव डैश होता है, बाहर के समान, बाहर से कम, बाहर की तुलना में अधिक, समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दबाव। सही उत्तर होगा बाहर की तुलना में अधिक। समुद्र तल से कम होगा, लेकिन ऊंचाई के बाहर की तुलना में ज्यादा होगा, ताकि विमान की संरचना पर बहुत ज्यादा बल न पड़े। जीपीएस तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हो सकता है? मोबाइल फोन प्रचालन, बैंकिंग प्रचालन, पावर ग्रिडों का नियंत्रण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ये आईएसपी 2018 में पूछा गया था। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। सही उत्तर होगा ऑल थ्री। जीपीएस तकनीक का उपयोग मोबाइल फोन प्रचालन, बैंकिंग प्रचालन और पावर ग्रिड का नियंत्रण सब में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी चीज है जिसे पहचान के उद्देश्य से रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करके उत्पाद, जानवर या व्यक्ति के साथ जोड़ा या लगाया जा सकता है? RFID टैग, OMR, MICR, ब्लूटूथ। ये तो आप OMR का तो नाम सुने होंगे, ब्लूटूथ का भी नाम सुने होंगे, तो ये तो दोनों ऑप्शन गलत हैं। सही उत्तर है RFID। RFID को क्या बोलते हैं? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। यह एक ऐसी तकनीक है जो रेडियो तरंगों का उपयोग करके किसी वस्तु, जानवर या व्यक्ति की पहचान और ट्रैकिंग करती है। इसे वस्तुओं पर चिपकाया लगाया जा सकता है। और ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन जो होता है, ये उत्तर पुस्तिकाओं या फॉर्म पर बनाया गया रहता है, आप देखे भी होंगे। और जो निशान को पढ़ने के लिए प्रकाश का उपयोग करता है, रेडियो तरंग का उपयोग नहीं करता है। इसलिए ऑप्टिकल मतलब ये प्रकाश से संबंधित है, और ये रेडियो तरंग है। तो यहाँ से भी आप यदि OMR का यदि फुल फॉर्म मालूम हो तो यहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हैं। MICR क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर इसको बोलते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यह बैंक, चेक आदि पर छपे चुंबकीय स्याही वाले अक्षरों को उसको पढ़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो सही उत्तर ए होगा RFID। ब्लूटूथ भी जो है यह कम दूरी की वायरलेस संचार तकनीक है, लेकिन पहचान टैगिंग के लिए यूज नहीं होता है, बल्कि डिवाइस कनेक्शन के लिए होता है। वॉशिंग मशीन के काम करने का मुख्य सिद्धांत क्या है? डिफ्यूजन, रिवर्स ऑस्मोसिस, डिस्टिलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। एक पीछे के किस क्वेश्चन में हमने सेंट्रीफ्यूगल वर्ड फोर्स का डिस्कस किया था, उसमें उदाहरण में भी लिखा था वॉशिंग मशीन का। तो सही उत्तर होगा ये डी, ये सेंट्रीफ्यूगेशन पे कार्य करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? वस्तु को अंदर यानी केंद्र की ओर खींचने वाला असली बल होता है। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है? घूमते समय महसूस होने वाला बाहर की ओर धक्का। इसी धक्के के कारण ये जो फोर्स है, कपड़े जो है वॉशिंग मशीन में साफ होते हैं। तो यही प्रिंसिपल होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। हवा रहित स्थान में गिरते हुए एक पंख और एक सिक्के का गतिवर्धन यानी एक्सेलरेशन एक समान होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल हवा रहित स्थान में काम नहीं करता है। ये तो गलत है, गुरुत्वाकर्षण बल हर जगह काम करता है। प्रत्येक वस्तु का भार और उसके द्रव्यमान का अनुपात एक समान होता है। हवा रहित स्थान में प्रत्येक वस्तु के लिए गुरुत्वाकर्षण बल एक समान होता है, उनकी गति एक समान होती है। सही उत्तर होगा बी, कि प्रत्येक वस्तु का भार और उसके दरमियान का अनुपात एक समान होता है। हवा रहित स्थान में कोई वायु प्रतिरोध नहीं होता है, इसलिए केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। और जो एक्सीलरेशन ग्रेविटी के कारण जो होगा, उसको जो स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। तो जी इक्वल टू क्या होता है? F/m। तो इसमें F जो होता है, F इक्वल टू हो जाएगा m और g। इसको m से डिवाइड करेंगे तो m कटने के बाद g ही बचता है। तो g तो एक कांस्टेंट है जो सभी वस्तुओं के लिए समान होता है, तो इसीलिए इनका त्वरण जो होगा सेम होगा।
चाहे वो पंख हो या सिक्का हो, तो लेकिन ये निर्वात में चूंकि चल रहे हैं तो इसलिए इनका जो है त्वरण समान होगा। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है, ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, पदार्थ अपने चारों ओर के दिक्काल को विंकुचित वार्प करता है। उपयुक्त में से अल्बर्ट आइंस्टाइन के अपेक्षिता के सामान्य सिद्धांतकार के भविष्य कथन कौन सा है जिनकी प्राय समाचार माध्यम में विवेचना होती है? इसका सही उत्तर होगा तीनों। तेज हवा चलने वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान ऊंचा रहता है, आकाश साफ नहीं होता है। ये बीपीएससी प्री एग्जाम में 1995 में पूछा गया था। ओस बनने के लिए क्या जरूरत है? सतह और पास की हवा ठंडी होकर ड्यू पॉइंट तक पहुंच जाए, लेकिन जब हवा तेज होती है तो वह सतह से नमी जल वाष्प को उड़ा कर लेके चली जाती है। इससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और हवा ड्यू पॉइंट तक नहीं ठंडा हो पाता, इसलिए ओस नहीं बनता है। तो सही उत्तर इसमें होगा कि वाष्पीकरण की दर हवा तेज चलने की वजह से तेज हो जाती है, इसी वजह से ओस की बूंदें नहीं बनती हैं। पानी से भरा हुआ एक कागज का कप आग नहीं पकड़ता क्योंकि कागज का अंदरूनी भाग भीगा होता है, जल उष्मा का सुचालक है। कागज का कप उसमें भरे हुए पानी से ज्यादा गर्म नहीं हो सकता, कागज उष्मा का कुचालक है। तो सही उत्तर होगा सी, कागज का कप उसमें भरे हुए पानी से ज्यादा गर्म नहीं हो सकता है। तो दोस्तों अंत में टेस्ट योर नॉलेज, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिनको भी इनका सही उत्तर मालूम है वो इसका सही जवाब कमेंट में लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है, कितना कोण बनाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आप सही उत्तर चूज कर आप कमेंट में लिख दें। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप कम होता है, दाब बढ़ता है, ताप बढ़ता है, दाब कम होता है, ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, ताप और दाब दोनों ही घटते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देता है? हरा, नीला, लाल, नारंगी। तो आपको जिन भी एक या दो या तीन या सबके प्रश्नों के उत्तर यदि मालूम है, आप कमेंट में लिख दें। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आप यदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं कि आपकी तैयारी हमेशा फोकस्ड रहे, ट्रैक पर रहे, सही डायरेक्शन में तैयारी हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन भी प्रेस कर ले साथ में, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। क्योंकि हर वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उससे संबंधित फैक्ट्स को रिसर्च करके लाकर आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिस पर आधारित प्रश्न सारे एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन दोस्तों।